नेशनल बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रिया तोमर। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। नई दिल्ली में भारत मंडपम परीक्षा पे चर्चा के 7वें संस्करण के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से बातचीत कर रहे हैं। पीबीसी 2024 में 205.62 लाख छात्रों, 14.93 लाख शिक्षकों और 5.69 लाख अभिभावकों सहित उल्लेखनीय 2.26 करोड़ पंजीकरण दर्ज किए गए हैं। कार्यक्रम स्थल पर लगभग 4000 प्रतिभागी पीएम मोदी के साथ बातचीत करेंगे। इस मेगा इवेंट में प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से 2 छात्रों और 1 शिक्षक को आमंत्रित किया गया है। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के कुल 100 छात्र और एक कला उत्सव के विजेता भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। राज्यसभा की 56 सीटों पर चुनाव तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। भारत निर्वाचन आयोग ने सोमवार को 15 राज्यों की 56 राज्यसभा सीटों पर 27 फरवरी को मतदान कराने का ऐलान किया है। वहीं नामांकन पत्र दाखिल करने की आखिरी तारीख 15 फरवरी होगी। आपको बता दें कि मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। आपको बता दें कि 15 राज्यों की खाली हो रही 56 सीटों को लेकर ये चुनाव होगा, जिसको लेकर अब चुनाव का ऐलान कर दिया गया है। यूपी की 10 और उत्तराखंड की 1 राज्यसभा सीट खाली हो रही है। सभी सांसदों का कार्यकाल अप्रैल में खत्म हो रहा है। इसको लेकर भारत निर्वाचन आयोग ने राज्यसभा चुनावों का ऐलान कर दिया है। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को लेकर बयान दिया है। उन्होंने भोपाल में पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के लोकसभा चुनाव लड़ने की संभावनाओं पर मुहर लगा दी है। उन्होंने शायराना अंदाज में कहा, शिवराज सिंह चौहान का लोकसभा में आना है पक्का, इसलिए उनके दुश्मनों को होगा बहुत बड़ा धक्का। दरअसल डॉक्टर मोहन यादव को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद से ही पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के राजनीतिक करियर को लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं। उनके लोकसभा चुनाव लड़ने के कयासों के बीच केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने इशारों में बड़े संकेत दिए हैं। रामदास अठावले का कहना है कि शिवराज सिंह चौहान न केवल लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, बल्कि मोदी उन्हें कैबिनेट मंत्री भी बनाएंगे। भोपाल में मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि छत्तीसगढ़ में ट्राइबल सीएम है, मध्य प्रदेश में ओबीसी मुख्यमंत्री हैं, राजस्थान में ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनाया गया है। मोदी जी सभी जातियों का सम्मान करते हैं और ऐसे सभी जातियों को मौका देना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि जो निर्णय हुआ वो अच्छा है। शिवराज सिंह चौहान दिल्ली आएंगे, हमारे साथ आएंगे, मंत्रिमंडल में आएंगे। अगर वो लोकसभा लड़ेंगे, दिल्ली आएंगे तो वहां कैबिनेट मंत्री उनको बनाएंगे। उनका आदर तो मोदी करेंगे। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने इन दिनों 3 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर गए हैं। दौरे के तीसरे दिन यानी सोमवार को सीएम ने लोक कल्याण के लिए गोरखनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक और हवन पूजन किया। उन्होंने भगवान भोलेनाथ के प्रति अपनी श्रद्धा भाव को प्रदर्शित किया है। उन्होंने लोगों के कल्याण और समृद्धि की कामना की है। इसके बाद सीएम ने गौशाला में जाकर गायों को गुड़ और चना भी खिलाया। हर खास मौके पर सीएम योगी रुद्राभिषेक और हवन पूजन जरूर करते हैं। दरअसल अयोध्या में श्री रामलला के भव्य मंदिर में विराजमान होने के साथ ही गोरक्षपीठ की 3 पीढ़ियों का सपना साकार हो गया है। इसे लेकर सीएम योगी ने देवादिदेव महादेव का अभिषेक, रुद्राभिषेक किया है। आपको बता दें कि उन्होंने करीब 106 करोड़ की योजनाओं को लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथ ही युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट वितरण करने का कार्य किया है। वहीं कड़ाके की ठंड के बावजूद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता दर्शन में भी पहुंचे। वहां लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और आश्वस्त किया कि उनके रहते किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से चेताया, हर पीड़ित की समस्या पर तत्काल कार्यवाही होनी चाहिए। वहीं काशी विश्वनाथ में ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे रिपोर्ट पर भी उन्होंने अपनी राय जाहिर करते हुए कहा कि भारत को इतिहास के दायरे में नहीं बांधा जा सकता। अपनी परंपरा पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए और हम भारतीयों को तो और भी गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। जितनी प्राचीन परंपरा संस्कृति हमारी है, इतिहास से भी परे हम लोग हैं। हमको इतिहास के दायरे में कोई कैद नहीं कर सकता। उससे भी आगे जाकर के हजारों करोड़, हजारों वर्षों की एक इतिहास है हमारा, हजारों वर्षों का है।
अभी 500 वर्ष का भगवान राम का अभी तो प्राण प्रतिष्ठा का पुनर्प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अयोध्या में संपन्न हुआ। पर भारत किस रूप में, किस उत्साह के साथ जुड़ा है? दुनिया जुड़ी है, दुनिया एकजुट है। लोगों के लिए कौतूहल और आश्चर्य का विषय है। अभी आपने वाराणसी का देखा होगा। वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम में, ज्ञानवापी में ये साई की रिपोर्ट सामने आ रही है। ये साई की रिपोर्ट क्या बताती है? बहुत कुछ आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत करता है, लेकिन उस विरासत पर जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के समय आपको उपलब्ध कराया था, हम आजादी की लड़ाई को अपनी आंखों से नहीं देखे, देश को आजाद होते समय हम नहीं देखे, लेकिन जब देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा था, हर घर तिरंगा के माध्यम से हम इस महोत्सव में सहभागी बने थे, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने इस लड़ाई को हमने उस दौरान आजादी के अपने उन बंदों को, जो राष्ट्रनायक थे, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उस समय के क्रांतिकारी थे, या जिन्होंने देश की आजादी के पहले आजादी के आंदोलन में सहभागी बनकर के इस लड़ाई में नेतृत्व प्रदान किया था, या आजादी के बाद भारत की सुरक्षा करते हुए भारत के रक्षा बलों में, अर्धसैनिक बलों में, पुलिस बलों में अपनी सेवाओं के माध्यम से देश को सुरक्षा दी थी, बाह्य और आंतरिक सुरक्षा प्रदान की थी, उनके प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करेंगे। उनके स्मारकों का सुंदरीकरण हुआ, हम लोग गए, उन पे शोध हुआ, उन पे कार्य हुआ, ये चीजें उस समय प्रारंभ हुई। तो विरासत पर गौरव की अनुभूति कर रहा है। हम राम पर इसलिए क्योंकि राम हमारे पूर्वज थे, कृष्ण हमारे पूर्वज हैं। ये केवल हमारी आस्था नहीं, हमारी विरासत भी है, और हम उस परंपरा पर गौरव की अनुभूति करते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज सुबह रोहतक से भिवानी जाते समय अपने पैतृक गांव बनियानी पहुंचे और अपने पैतृक और चचेरे भाई के पैतृक मकान को गांव की पंचायत को सुपुर्द कर दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मकान में ई लाइब्रेरी बनाई जाए जो गांव की अगली पीढ़ी के काम आ सकेगी। इसके बाद मुख्यमंत्री भिवानी के लिए रवाना हो गए, जहां वह सांसद धर्मवीर सिंह के घर जाएंगे। मुख्यमंत्री ने बनियानी में कहा कि उनके लिए गर्व की बात है कि वह अपने पैतृक गांव में आए हैं, जो उनके लिए दर्शनीय है। उन्होंने कहा कि उनका बचपन यहाँ बीता और पढ़ाई भी यहीं पर की है। मनोहर लाल ने कहा कि ये मकान माता पिता की निशानी है जो उन्होंने मेरे नाम किया था। उनको महसूस हुआ कि ये मकान गाँव के काम आना चाहिए। सीएम ने कहा कि वह अपना और अपने चचेरे भाई का मकान मिलाकर गांव को सुपुर्द कर रहे हैं, ताकि गांव में यहां ई लाइब्रेरी बनाई जा सके। इसके साथ मुख्यमंत्री ने गांव के विकास कार्यों का जायजा भी लिया। दर्शनीय है मेरे लिए, बहुत एक प्रकार से, क्योंकि मेरा बचपन यहाँ बीता है, मेरी पढ़ाई यहाँ हुई, माता पिता की जो निशानी, वो एक मकान ये जो उन्होंने मुझे मेरे नाम किया था, मुझे लगा है कि ये गांव के काम आना चाहिए। आज मैंने घोषणा की है कि इस मकान के साथ हमारे पड़ोस में भी मेरे चाचा जी के बेटे का एक मकान है, वो सब मिला करके और लगभग 200 गज का ये मकान आज मैंने गांव को सुपुर्द कर दिया है, ताकि गांव के लोग यहाँ आगे आने वाले पीढ़ी के लिए, बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए पढ़ाई के नाते से उनकी एक लाइब्रेरी की व्यवस्था हो जाए। ई लाइब्रेरी की स्थापना करेंगे और भी इसका जो उपयोग गांव के लोग करना चाहेंगे, कमेटी बना करके वो करेंगे। इसलिए आज इस घोषणा को करते हुए मुझे बहुत पसंद। इंडिया गठबंधन को लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने चुटकी ली है। विज ने कहा कि नीतीश कुमार के एनडीए में वापस आने से जो नया गठबंधन बना था इंडिया, उसकी भिंडी बन गई है। अब उसको जो मर्जी तल के खा जाएगा। वहीं विज ने कांग्रेसी नेता राहुल गांधी पर भी तंज कसा है। उन्होंने कहा कि इन दिनों कांग्रेसी नेता राहुल गांधी यात्रा के तहत जगह जगह घूम रहे हैं, उन्हें मंदिर में घुसने नहीं दिया गया, जिस पर तंज कसते हुए हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि राहुल गांधी कहते हैं कि कोई राम लहर नहीं है। राम लहर तब होगी जब वह राम को मानेंगे। उन्हें न्योता दिया गया था लेकिन वह नहीं गए। जनता जानती है कि वह राम विरोधी हैं और अब वह जगह जगह जाकर अपनी सफाइयां पेश कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जी का एनडीए में वापस आने से ये जो नया गठबंधन बना था इंडी, उसकी भिंडी बन गई है। अब जो मर्जी तल के खा जाएगा उसको।
राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि कोई राम लहर नहीं है। राम लहर का तो उसी को पता लगेगा ना जो राम को मानता होगा। ये तो राम को मानते ही नहीं। इनको तो इनविटेशन दिया गया और ये गए नहीं, इन्होंने इनकार कर दिया। अब इनकार करने से चाहे ये सिर के बल खड़े हो जाएं तो भी जनता इनको माफ नहीं करेगी। जनता को ये मालूम हो गया कि ये राम विरोधी हैं। अब ये किसी भी प्रकार से इधर उधर और जगह जाकर ये अपनी सफाई देना चाहते हैं। तो अनिल विज ने कटाक्ष भी किया इंडिया गठबंधन पर, साथ ही साथ राहुल गांधी पर भी उन्होंने निशाना साधा है। इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि जब एनडीए से अलग होकर नीतीश कुमार गए उसके बाद इंडिया गठबंधन बना, लेकिन अब एनडीए में जब वापस आ गए हैं तो गठबंधन बिखर गया है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर इंडिया गठबंधन को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया का खेला खत्म हो चुका है। दरअसल इंडिया गठबंधन से नाता तोड़कर भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से बिहार में 9वीं बार नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने के एक दिन बाद सोमवार को केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट शेयर की, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के सरदार राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा विफल हो चुकी है। तीसरी बार मोदी सरकार को झंडी इंडिया गठबंधन नहीं रोक पाएगा। केशव मौर्य ने आगे कहा कि इंडिया गठबंधन का खेला खत्म हो चुका है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत सोमवार को बिहार के किशनगंज जिले में पहुंचे। न्याय यात्रा ऐसे समय में बिहार में प्रवेश की है जब कांग्रेस के पूर्व सहयोगी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक दिन पहले फिर से पाला बदलकर भारतीय जनता पार्टी नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में वापस चले गए हैं। लेकर के सुरक्षा के ऐसे घेरे में जाना पड़ता था लाल चौक तक, तब तिरंगा वहां फहराया जाता था और आतंकवादी हमले करते थे। लेकिन धारा 370 और 35A का अंत होने के बाद अभी 15 अगस्त जब आज़ादी के अमृत काल में जम्मू कश्मीर के भी हर घर तिरंगा फहराने का काम हुआ। जहाँ तक श्री राहुल गांधी जी की बात आप कर रहे हैं, उनकी भारत जोड़ो यात्रा से अच्छा था कि अगर वो भारत को समझो यात्रा करते तो समझ में आता। राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना नहीं जानते, राष्ट्रीय ध्वज को फहराना कैसे है, कैसे उसका मान और सम्मान रखना है या नहीं जानते। उनको व्याकुलता है कि जल्दी से जल्दी हम कैसे देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच जाएं, लेकिन उनके भाग्य में प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचना नहीं लिखा है। इसके लिए उनको माफ़ी मांगना चाहिए। और अब राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराने के लिए हिंदुस्तान की सीमा से लेकर के एक सीमा से लेकर के दूसरी सीमा तक कहीं कोई समस्या नहीं है। इसलिए कांग्रेस को यह नाटक करने से पहले जो धारा 370 और 35A की समस्या उन लोगों ने पैदा की थी, उसके लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। बिहार में जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन में टूट को बीजेपी की साजिश करार दिया है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा ने बिहार की जनता का अपमान किया है और जनमत का भी। जनता इस अपमान का जवाब भाजपा गठबंधन को लोकसभा का चुनाव हरा कर देगी। बिहार का हर निवासी अपना अगला वोट बिहार के सम्मान को बचाने के लिए डालेगा और भाजपा को हराने के लिए। इससे पहले अखिलेश ने भाजपा पर तंज कसते हुए पोस्ट किया कि भाजपा अपने जीवन काल में इतनी कमजोर कभी नहीं थी जितनी आज हो गई है। आज विश्वासघात का नया कीर्तिमान बना है। जनता इसका करारा जवाब देगी। कोई आप पर विश्वास ना करे। एक व्यक्ति के रूप में किसी की इससे बड़ी हार और कुछ नहीं हो सकती। भाजपा ने बिहार की जनता का अपमान किया है, जिसका जवाब जनता लोकसभा चुनाव में देगी। बिहार के ताजा घटनाक्रम पर यादव ने एक्स पर पोस्ट किया। ये भाजपा का लोकसभा चुनाव हारने की हताशा का नतीजा है, जिसने साजिश करके एक भावी प्रधानमंत्री को अपने साथ मिलाकर मुख्यमंत्री के पद तक ही सीमित कर दिया है। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा फिर प्रवर्तन निदेशालय के निशाने पर आ गए हैं। मानसे लैंड डील मामले में उनसे 14 दिन में दूसरी बार पूछताछ शुरू कर दी है। ये पूछताछ दिल्ली में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी मुख्यालय में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री से हो रही है। मानेसर लैंड डील से जुड़ा ये मामला बताया जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि इससे पहले हुई पूछताछ में जांच के दौरान कई सवालों के जवाब भूपेंद्र हुड्डा से सही नहीं दिए गए थे, जिसके बाद उन्हें दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले 17 जनवरी को हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा से ईडी की
पूछताछ हुई थी। ईडी ने उनसे भूमि अधिग्रहण से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ भी की थी। भारतीय महाबौद्ध सभा के पदाधिकारियों ने कल्याणपुर की विधायक नीलिमा कटिया की तरफ से बुद्धा पार्क में कराए जा रहे निर्माण कार्य के विरोध में कानपुर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है और हो रहे इस निर्माण काम को जल्द से जल्द रोकने की मांग की गई है। वहीं ज्ञापन देने आए मुकेश कुमार राव ने बताया कि पूर्व में बीएसपी की पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने शासनकाल में कानपुर के कल्याणपुर इलाके में स्थित इंद्रनगर के बुद्धा पार्क में बीजेपी विधायक नीलिमा कटियार पार्क में क्रियाघर और कूड़े खाने का निर्माण किया जा रहा था, जबकि इस जगह देश विदेश से पर्यटक आते हैं, जिससे खराब छवि लोगों में जाएगी, जिसके लिए भारतीय बौद्ध महासभा के लोगों ने जिलाधिकारी कार्यालय में प्रदर्शन कर विधायक की तरफ से कराए जा रहे निर्माण कार्य पर रोक लगाए जाने की मांग की थी और कहा है कि अगर निर्माण कार्य पर रोक नहीं लगी तो भारतीय बौद्ध सभा के कार्यकर्ता उग्र प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। कल्याणपुर में 38 एकड़ भूभाग पर गौतम बुद्धा पार्क स्थित है, जिसको तत्कालीन मुख्यमंत्री सुश्री बहन मायावती जी के निर्देश में बनाया गया था। उसी भूभाग में 38 एकड़ के भूभाग में 3000 स्क्वायर यार्ड लगभग जमीन पार्किंग के लिए छोड़ी गई थी। उस पार्किंग पे हमारे कल्याणपुर की विधायिका नीलिमा कटियार जी द्वारा क्रियाघर बनाया जा रहा है, क्योंकि वो बौद्ध जगत में बौद्ध पर्यटन के रूप से विकसित है और वहाँ डेली 2000 लोगों का आवागमन भी होता है। जापान, चीन, थाईलैंड से लोग आते हैं, उसको देखते हैं। तो ऐसे जगह पर क्रियाघर बनाना अनुचित है और हमारी संस्कृति के विपरीत है। माननीय जिलाधिकारी महोदय कानपुर नगर को कानपुर के कोहना थाना पर तैनात चौकी प्रभारी रानीगंज एसआई कपिल कुमार और कांस्टेबल राहुल वर्मा पर एक बीटीसी के छात्र ने 1.5 लाख रुपए वसूली का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि इससे पहले भी दोनों पर आरोप लग चुके हैं। पुलिस कमिश्नर कार्यालय में न्याय की गुहार लगाने पहुंचे पीड़ित डिप्टी पड़ाव निवासी नितिन त्रिपाठी ने बताया कि 23 जनवरी को उनके दोस्त वासु सोनकर ने उनसे एक्टिवा स्कूटी मांगी। देने के थोड़ी देर बाद ही उसका फोन आया कि मोती झील आ जाओ। वहां जाने पर वासु ने स्कूटी दे दी और वॉशरूम जाकर आने को बोला। इसी दौरान स्विफ्ट कार से आए रानीघाट चौकी इंचार्ज कपिल यादव और सिपाही राहुल वर्मा और एक अन्य पुलिसकर्मी उनको स्विफ्ट डिजायर कार में लेकर थाना कोहना चले गए। जब उसने थाने लाने की वजह पूछी तो बताया कि तुम्हारी स्कूटी से 500 ग्राम चरस बरामद हुआ है। वहीं पीड़ित ने बताया कि उनकी स्कूटी उनका दोस्त वासु सोनकर ले गया था, फिर भी उन्होंने नहीं माना और पुलिस ने 2 लाख रुपए की डिमांड करी और 1.5 लाख रुपए लेकर छोड़ दिया। पीड़ित ने आगे बताया कि उनके दोस्त वासु, दरोगा कपिल, कांस्टेबल राहुल तीनों की मिलीभगत से उसके साथ फ्रॉड किया गया है। वहीं डीसीपी सेंट्रल प्रमोद कुमार ने बताया कि इस संबंध में वो स्वयं जांच करेंगे। सीसीटीवी और जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कठोर से कठोर कार्यवाही की जाएगी। देखिए, नितिन त्रिपाठी करके एक जो व्यक्ति है, ये हमारे पास आए हैं। अभी इन्होंने एक एप्लीकेशन दी है कि इनका दोस्त है ये वासु सोनकर, इसको इनके दोस्त ने इनको मोती झील पे बुलाया। वहाँ पे जो कोहना थाने से 2 पुलिसकर्मी इन्होंने आरोप जो लगाया है, राहुल वर्मा और चौकी प्रभारी वहाँ के कपिल आए थे और इनको लेके गए और फिर थाने पे इनके द्वारा बताया गया कि इनको छोड़ने और चरस का लगाने के एवज में कुछ पैसे ले लिए गए। इस पे तत्काल मेरे द्वारा ही जांच की जा रही है और इसमें जो इनके जो नितिन त्रिपाठी जी हैं, इनसे बात करी गई है। अभी दूसरे जो पक्ष हैं उनको भी बुलाया गया है, सीसीटीवी फुटेज दिखाया जा रहा है, लोकेशन भी देखी जाएगी। अगर ये बात सत्यता होगी तो इसमें जरूर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। खबर कन्नौज से है, जहां गोवंशों के लिए गौशाला कब्रगाह बन गई है और इस मृत पशुओं को ट्रैक्टर से पैर बांधकर बड़ी ही निर्दयता से खींचा और फेंका जा रहा है, जिसका वीडियो खूब वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि कन्नौज क्षेत्र में विचित्र वायरस फैल रहा है, जिससे गौवंशों की मौतें लगातार हो रही हैं, क्योंकि विचित्र वायरस से अब तक करीब 100 मवेशी और अन्य जानवरों की मौत से क्षेत्र में डर और दहशत का माहौल बन गया है, जिसके कारण मृतक गौवंशों को गौशाला में ही दफन किया जा रहा है, जिसे खाने के लिए आवारा जानवर खुदाई करते हैं और गौवंशों के अवशेष निकालकर गाँव में ले जाते हैं। तो वहीं ग्रामीणों का कहना है कि भूख, प्यास और ठंड से गौशाला में गौवंश मर रहे हैं, जिससे गाँव में बीमारियां फैल रही हैं। आपको बता दें कि ये पूरा मामला उमरदा क्षेत्र के अगैस ग्राम सभा के नौसरा गांव का है। अरे यहाँ तो बहुत बीमारी फैल रही गाँव में। किस तरह की बीमारी है? ये बाहर से गाय आती हैं, जो बीमार गाय गौशाला में की जाती है अंदर, फिर उसको कुत्ता खाते हैं, गड़ भी जाते हैं, कुत्ता खा के गाँव में जाते हैं, चारा खाते हैं, चारों से भैंसें बीमार होती हैं। अभी तक कितने जानवर बीमार हो चुके हैं? कम से कम
50-60 जानवर मर गए हैं हमने और बहुत बीमार पड़े हैं कई जानवर। डॉक्टर एक टीम आई थी, वो लगा के गए थे, वो राहत नहीं मिली थी, उससे कोई राहत नहीं मिली है, उससे और ज्यादा बीमारी फैल गई गाँव में। सोचता नहीं यहाँ पे कोई देखने मारने वाले हैं, लेकिन लोगों को कुछ मिलता नहीं तो क्या खिलाने के लिए। भूखे से गाय मर जाती हैं, देखो ना पानी टाइम से मिलता है उनको पीने के लिए, भरा वो पानी है। हरियाणा में 48 घंटे के बाद फिर से कोल्ड डे की शुरुआत हो गई है। मौसम विभाग ने 7 जिलों के लिए घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मौसम में ये बदलाव हो रहा है। अब 30 जनवरी से फिर हरियाणा के अधिकांश जिलों में बादल छाएंगे, साथ ही 5 फरवरी तक बारिश के आसार बने रहेंगे। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि पिछले 2 दिनों में धूप निकलने से दिन के समय राहत मिल रही थी। इसके साथ ही दिन के तापमान में बढ़ोतरी भी देखी गई थी। करीब 1 माह बाद दिन का तापमान सामान्य से ऊपर या इसके करीब पहुंचा था। मौसम के इस बदलाव के कारण सूबे के कुछ जिलों में 30 जनवरी को भी बारिश होने के आसार बन रहे हैं। 1 दिसंबर के बाद से राज्य में बारिश नहीं हुई है, जबकि आमतौर पर जनवरी में अच्छी बारिश होती है। इससे पहले 2016 में सबसे कम बारिश शून्य के करीब दर्ज की गई थी, जबकि साल 2022 में पूरे महीने में 143 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड दर्ज की गई थी। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि 2011 के बाद ये पहली बार है जब जनवरी में बारिश नहीं हुई। नेशनल बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। शुक्रिया।